नमस्ते। अगर आप रोज रोज की उसी फायर फाइटिंग से थक चुके हैं, यानी बस समस्याओं को किसी तरह से टालना और हर दिन नई आग बुझाना, तो आज का यह विश्लेषण आपके लिए ही है। आज हम CMMI V3.0 फ्रेमवर्क के एक बड़े ही कमाल के हिस्से पर बात करने वाले हैं, कॉजल एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन यानी CAR। हम देखेंगे कि कैसे हम उस अफरत तफरी से बाहर निकलकर एक स्मार्ट डिटेक्टिव यानी जासूस बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस अंतर को देखिए। एक तरफ है फायर फाइटिंग और दूसरी तरफ है डिटेक्टिव अप्रोच। हमारा असली लक्ष्य ना उन रोजमर्रा की आग को बुझाना बंद करना है, जिसे मराठी में बहुत सटीक तरीके से आग विझवणे कहते हैं। मतलब हमें सिर्फ लक्षणों पर पट्टी नहीं बांधनी है, बल्कि एक जासूस की तरह काम करना है जो सीधा समस्या की तह तक जाता है। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। हम डिटेक्टिव दृष्टिकोण से शुरुआत करेंगे, फिर बेसिक ट्रबल शूटिंग और फोकस, रूट कॉज एनालिसिस का मानकीकरण, सांख्यिकी का उपयोग और स्केलिंग, और अंत में इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को समझेंगे। हम प्रोसेस मैच्योरिटी के इन 5 स्तरों पर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आइए CAR को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डिफेक्ट्स या गलतियों को सुधारने के बारे में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सीमित नहीं है। सोचिए, अगर कोई प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया, जो कि एक बड़ी सफलता है, तो CAR हमें ये समझने में मदद करता है कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि हम उस सफलता को बार बार दोहरा सकें। चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिटेक्टिव दृष्टिकोण। यहाँ हम उस बुनियादी मानसिकता को सेट करेंगे जो इस प्रैक्टिस एरिया के लिए सबसे जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि जासूसी भरा काम आखिर इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, जब हम किसी समस्या के बिल्कुल मूल कारण यानी रूट कॉज को खोदकर निकालते हैं, तो हमारा बहुत सारा समय और पैसा बचता है। ये रीवर्क को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इससे न सिर्फ क्वालिटी में सीधा सुधार होता है, बल्कि पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी भी तेजी से बढ़ती है और गलतियां दोबारा नहीं होती। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, बेसिक ट्रबल शूटिंग और फोकस। मैच्योरिटी की सीढ़ी पर थोड़ा ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं कि संगठन शुरुआती स्तर यानी लेवल 1 और लेवल 2 पर इस CRO को कैसे लागू करते हैं। तो लेवल 1 का अप्रोच कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए कि आपका सर्वर क्रैश हो गया। आप क्या करेंगे? आप बस उसे रीस्टार्ट कर देंगे, है ना? ये उस पल के लिए तो आपकी समस्या को हल कर देता है और आपका काम भी चल जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये अभी भी सिर्फ एक बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन है। आपने असली बीमारी का इलाज नहीं किया, बस दर्द की दवा दे दी। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि लेवल 2 पर आते ही चीजें काफी स्मार्ट हो जाती हैं। एक अच्छा जासूस अपनी एनर्जी हर छोटी मोटी चीज पर बर्बाद नहीं करता। वे जानते हैं कि आप हर एक इशू के पीछे नहीं भाग सकते। इसलिए यहाँ परेटो एनालिसिस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है, ताकि सिर्फ उन बग्स या सफलताओं पर फोकस किया जा सके जिनका बिजनेस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और हाँ, स्टेक होल्डर्स को तभी शामिल किया जाता है जब घटना एकदम ताज़ा हो। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रूट कॉज एनालिसिस का मानकीकरण। लेवल 3 पर पहुंचते ही चीजें वास्तव में बहुत दिलचस्प होने लगती हैं। यहाँ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कोई जुगाड़ नहीं रह जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी कंपनी किसी समस्या की असली जड़ तक कैसे पहुंचती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मूल कारण या रूट कॉज कहते हैं? उसे खोजने का वो तरीका क्या है जो इन भारी भरकम तकनीकी शब्दों को एकदम आसान बना देता है? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है 5 व्हाइज, यानी 5 बार क्यों पूछने की तकनीक। उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ। क्यों? क्योंकि मेमोरी फुल थी। भाई, मेमोरी फुल क्यों थी? क्योंकि कोड में मेमोरी लीक थी। वो क्यों? क्योंकि कोड का रिव्यू ही नहीं हुआ था। और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेडलाइन की बहुत जल्दबाजी थी। देखा आपने, एक साधारण सा सॉफ्टवेयर क्रैश असल में किसी जल्दबाजी भरी डेडलाइन का नतीजा था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेवल 3 पर सिर्फ कारण खोजना ही काफी नहीं होता। आपको बाकायदा एक फॉर्मल एक्शन प्रपोजल देना होता है, जैसे यह तय करना कि अब से कोड रिव्यू अनिवार्य होगा। फिर इस एक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका डेटा रिकॉर्ड होता है, और सबसे बड़ी बात, इसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जाता है ताकि दूसरे प्रोजेक्ट्स भी इससे सीख सकें। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सांख्यिकी का उपयोग और स्केलिंग। हाई मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हुए लेवल 4 और 5 पर पहुंचकर अंदाजे लगाना बिल्कुल बंद हो जाता है और हार्ड डेटा उसकी जगह ले लेता है।
और ये डेटा हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि लेवल 4 सांख्यिकी मॉडल जैसे रिग्रेशन एनालिसिस का कैसे इस्तेमाल करता है। यहाँ ये नहीं कहा जाता कि अरे मुझे लगता है इससे फायदा हुआ। नहीं, यहाँ मैथमेटिकली साबित किया जाता है कि आपके फिक्स ने असल में परफॉर्मेंस को सुधारा है और बग्स को कम किया है। इसके बाद बारी आती है लेवल 5 के ऑप्टिमाइजिंग अप्रोच की। इस लेवल पर किसी एक प्रोजेक्ट से स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुके सॉल्यूशन को उठाया जाता है और उसे पूरे संगठन में बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है। सोचिए, इससे न सिर्फ भारी बचत होती है बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए देखते हैं कि वो हमारे रोजमर्रा के काम में कैसे लागू होता है। अगर हम इन अलग अलग मैच्योरिटी लेवल्स को एक साथ रख कर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। मान लीजिए डिलीवरी में देरी की समस्या है। एक लेवल 1 का संगठन क्या करेगा? वो बस अपनी टीम से ओवरटाइम करवाकर काम निपटा लेगा। वहीं एक लेवल 3 का संगठन इसका बिल्कुल मूल कारण खोजेगा और पूरी साइन ऑफ प्रोसेस को ही बदल देगा ताकि ये दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पुराने ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है। ये आज के एजाइल एनवायरनमेंट में भी एकदम फिट बैठता है, जहां स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के दौरान अधूरे बैकलॉग्स को फिक्स किया जाता है। और हाँ, सप्लायर मैनेजमेंट में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, जहां बायर्स और सप्लायर्स मिलकर बार-बार होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए जॉइंट आरसीए करते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आपके काम या आपकी टीम में वो कौन सी बार-बार होने वाली समस्या है जिसे आप इस रिएक्टिव फायर फाइटिंग से निकालकर एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी में बदल सकते हैं? जाइए, अपना खुद का डिटेक्टिव चश्मा पहनिए और अपनी प्रोसेस को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।